गौर फरमाइए बच्चों और दोस्तों। खुशी से संतुष्टि मिलती है, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से मिलती है खुशी, संतुष्टि से मिलती है खुशी। परंतु फर्क बहुत बड़ा है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है दोस्तों, खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है दोस्तों, और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है, संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। तो बच्चों अपना हार्डवर्क कीजिए, संतुष्ट रहिए, चीजें जो मिल रही है उनमें अपने आप को काम कराइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा हुआ था रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होता है कि हर किसी की गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता देख लेना एक बार ठीक से लगा। गुणवत्ता मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की गुणवत्ता है। कौन? रजिस्टिविटी मींस नहीं समझ में आया कि रेजिस्टेंस क्या था। देखिए वायर्स में प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, अब किस वायर की कितनी गुणवत्ता है, कितनी रजिस्टिविटी है, ये पता चलता है उसके मटेरियल की क्वालिटी से। तो मतलब वायर्स में रेजिस्टेंस है, पर किस वायर में, जैसे कि मान लो कॉपर वायर, मैंने कहा कॉपर वायर लीजिए, कॉपर वायर के जैसे घर पे वायर होती है इसमें, या फिर मैं कहूँ आयरन वायर ले लीजिए, तो आप कहेंगे किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब आप कहेंगे आयरन में। वो भी दिखा देता हूँ, आयरन में। तो इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस तो दोनों में है, बट विच हैव मोर रेजिस्टेंस, दैट मीन विच हैव मोर रजिस्टिविटी। समझ रहे हैं ना, गुणवत्ता किसकी ज्यादा है, रजिस्टिविटी की बच्चों ज्यादा है। तो ये होता है रजिस्टिविटी। देख लेते हैं आगे क्या कहना चाहता है। तो रजिस्टिविटी मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। फॉर्मूला यहां से बन गया रो इक्वल टू एल बाय ए से, रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। यहां से काटाकाटी करके यूनिट बनती है ओम मीटर। मैंने कहा था कभी भी रजिस्टिविटी से यूनिट याद कीजिए। रेजिस्टेंस की यूनिट याद है कितनी है, ओम। इसकी कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। लेंथ की कितनी होगी, मीटर। मीटर से मीटर कट गया, कितनी बची, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा था यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बना लीजिए, एट ए टाइम बना लीजिए। अब बात करता हूं कैसे कैसे। देखिए ये जितने भी मटेरियल है आपके पास, इन सभी में कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब ये सभी करंट को पास कर सकते हैं। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, स्टील, प्लेटिनियम, लीड, लेड, निक्रोम, कोल, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ह्यूमन स्किन, बॉडी मतलब ग्लास, रबर। तो अब वायर या फिर किसकी सबसे अच्छी रजिस्टिविटी है, सिल्वर की। 1.6 ये 10⁻⁵ के ऑर्डर में आती है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। सबसे अच्छी सिल्वर की है, फिर बाद में कॉपर की, और लास्ट में आती है इसमें जो ऑर्डर रहता है गोल्ड, और फिर आता है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी भी अच्छी है, बट एल्युमिनियम जो यूज किया जाता है घरों में जो वायर आती है उसमें तो होता है कॉपर, मतलब घर के अंदर जो वायर फैली हुई है उसमें कॉपर है। और जो प्लग, जो गवर्नमेंट के प्लग होते हैं, प्लग, उनके अंदर जो रजिस्टिविटी है, जो मतलब वायर है, वो किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की। तो इस प्रकार रजिस्टिविटी का समझ में आता है कि हर किसी की अपना अपना रेजिस्टेंस है, अपने अपने रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी से दिखाया गया है। सभी को 30 डिग्री पे ऑब्जर्व किया था। 1.59 है, कुछ है 1.68 है, 10⁻⁵, 10⁻⁵, और सभी की यूनिट ओम मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको रजिस्टिविटी समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है बच्चों 1 मार्क्स में, वो हम क्वेश्चंस तो करेंगे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज लूंगा मैं, फिर भी सुन लीजिए। 12th क्लास तक भी आ जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होता है, पूछता है कि रजिस्टिविटी क्या लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है बच्चों? रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? तो आप कीजिए नहीं, रजिस्टिविटी नेवर डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया। हु विल डिपेंड? आर डिपेंड मींस इफ लेंथ विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। लेंथ को डबल कीजिए रेजिस्टेंस डबल होगा, एरिया को डबल कीजिए रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सारा कांसेप्ट मैं ऊपर वाले वीडियो में समझा चुका हूं, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपको समझ में आई होगी। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब जैसे ट्यूब्स है जो बल्ब वगैरह है, इनके अंदर भी रेजिस्टेंस है, समझे ना, इनके अंदर भी क्या है,
रेजिस्टेंस क्यों? इनके अंदर तो करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब। आपको मैंने क्या बताया था, जो अपोज करे करंट का दैट इज वहां पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी भी है। तो ये अलग अलग मटेरियल है इनके पास। इनको हमने क्या किया है, एक दो वायर ली, जैसे कि घरों में दो वायर ऐसे आती है बच्चों, जैसे इसमें जा रही है, इसके अंदर दो वायर, फिर मैंने आपको बताया कि एक वायर ऐसे ली और एक वायर ऐसे ली। तो मैंने क्या किया, उधर से जोड़ते हैं, मैंने एक वायर को इसका पहला फ्रंट जोड़ दिया, इसका दूसरा वाला फ्रंट इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, इसका ये वाला फ्रंट इसके साथ जोड़ दिया और इसका ये वाला फ्रंट ऐसे जोड़ दिया। कुल मिला के मेरा टर्मिनल कलेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव एक है और नेगेटिव एक है। जैसे ये वाली वायर पॉजिटिव कहलाएगी, ये नेगेटिव। तो हर किसी बल्ब में जैसे इसमें पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, इसका पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, तो हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव से सभी चीजों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस ऑर्डर में, अगर इस ऑर्डर में आपका सर्किट लगता है तो इस ऑर्डर के सर्किट को कहा जाता है सीरीज सर्किट। ओके, अब आती है कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आप फॉर्मूले लिख लीजिए। जैसे कि मैं बोल देता हूं पहले, या पहले लिख देता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले याद होती है। पहला V ओम्स लॉ का IR, क्या होता है I। V मतलब टोटल पोटेंशियल, वो यहां से मिलेगा, घर में यहां पर होता है, मैंने पहले भी बताया था, घर का टोटल पोटेंशियल यहां पर है, इसमें से जो I निकल के गया वो टोटल I है। R इन सभी का R को सम किया गया, कैसे सम करेंगे वो सारा कुछ सीखेंगे। सेकंड, इसमें फॉर्मूला आपको इंडिविजुअली हर किसी का होना चाहिए। जैसे इस बल्ब का कितना होगा, V1 I1 और R1 इसका रेजिस्टेंस है इस बल्ब का, I1 इसमें कितना करंट पहुंचा, पोटेंशियल यहां 220 दिया था, इसके अंदर कितना है वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे इसका V2 I2 R2, ऐसे V3 I3 R3। तो हर किसी पे अपना एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं हम लोग, पहले बल्ब पे, सेकंड पे, थर्ड पे, टोटल पे तो है, टोटल पे मतलब तीनों का रेजिस्टेंस एक कर दो, तीनों को बल्ब को एक बल्ब से दिखा दो, ये इक्विवेलेंट सर्किट में आपको स्टडी कराया जाता है। तो आई होप ये आपको सभी क्लियर हुआ है, पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, सीरीज में जितना भी करंट होता है वो सभी सेम रहता है, I1 I2 I3, मींस सीरीज का करंट कभी डिवाइड नहीं होता, मींस जो करंट यहाँ टोटल सर्किट का था वही करंट यहाँ पर है, वही करंट यहाँ पर है और वही करंट यहाँ पर है, बट रेजिस्टेंस हर किसी के अलग होंगे। तो पहला पॉइंट V IR है, हर किसी के लिए अपना V, अपना I, अपना R होता है, इंडिविजुअली उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड लॉ आपको याद रखना है, सभी के करंट सेम होते हैं, क्योंकि करंट एक वाटर की तरह वहां से फ्लो करेगा और बिना किसी ब्रेक के यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ड्रेन सिस्टम में वाटर होता है, ड्रेन सिस्टम में पानी जाएगा तो सीधी सी बात है, उधर से घूमता इधर आ जाएगा, ठीक है। ये दो रूल आपको क्लियर होने चाहिए। तीसरा इसका सीरीज फॉर्मूला होता है RS R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये तो चलो मैंने नीचे भी लिख के दिखाया है। तो इसी के ब्याह पे मैंने दो लाइन बनाई है, फॉर्मूले के ब्याह पे देख लेते हैं। हाँ, दूसरा, हर किसी में पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, हर किसी का पोटेंशियल अलग होगा। इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हैं A B C कि V IR, V सभी के अलग अलग लिखे गए, V1 V2 V3, सभी के I1 भी अलग लिखे गए, I1 I2 I3, और सभी के R भी R1 R2 और R3, सभी को तरीके से दिखा दिया। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तोते की तरह रखो, कैसे रखो ये आप कह रहे हैं। अच्छा, तोते बन जाए भाई, क्या करें, पेपर तो तुम्हें देना ना, मुझे भी देना, मेरे तो हो गए, मैं तो बन लिया आपकी बात। तो ये इतना आपको क्लियर हुआ है, याद होना चाहिए। अब देखिए जो इस डेफिनेशन इसने बनाई वो मैं बता देता हूं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट अक्रॉस द एवरी कंपोनेंट इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ एवरी कंपोनेंट इज डिफरेंट। देखिए इसका V1 था, इसका V2 था, इसका V3 था, मतलब हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट देखिए मैंने भी यहाँ पर दिखाया करंट I1 I2 और I3 सभी में I कर दिया, इसका मतलब करंट सभी में सेम है, बट सीरीज में पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंस। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ से। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो इफ R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ द पोटेंशियल V, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसे जिसे RS में यहाँ कह रहा हूँ, RS R1 R2, इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है बच्चों। R1 R2 और R3 तीनों को एकदम सीरीज में कंबाइन करना होता है। सीरीज का आपको दिख गया है कि दो वायर से बना था पूरा सर्किट, एक वायर को हर किसी को कैसे कैसे जोड़ा हुआ है, पूरा डायग्राम आपके सामने है। अब इसका जो बुक में डायग्राम बनाते हैं हम लोग ऐसा बनाते हैं, देखिए बुक वाला डायग्राम, ये रहा बुक वाला डायग्राम जो आपको पेपर में बनाना पड़ेगा। ये इसमें वोल्ट मीटर है जो इसके पैरेलल में लगाया गया है, 1
क्वेश्चन है, पैरेलल में वोल्टमीटर लगा होता है, ये इसका एमीटर है, ये इसकी बैटरी है, ये इसकी की है, ठीक है। ये R1 R2 R3 जो मेरे R1 R2 कौन थे, बल्ब, क्योंकि बल्ब सभी मेरा अपोज कर रहे थे मेरे इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, इतना मुझे क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने R1 R2 R3 क्या लिख दिए, रजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टेंस को रजिस्टर्स कह देते हैं, अगर जो इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल फॉर्म होती है जो, ठीक है। सिंगुलर में तो रेजिस्टेंस और प्लूरल में रजिस्टर्स। ओके, वोल्टमीटर, इस V को वोल्टमीटर का है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, और इसका पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव को लेना था, यहाँ इसका नेगेटिव लेना था बच्चों, ठीक है। डायग्राम में गलती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव का कनेक्शन दिखना चाहिए सीधा का सीधा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए था आपको, और मेरे को भी नहीं होना है, क्योंकि मुझे भी मार्क्स चाहिए, आप लोगों को जैसे मार्क्स चाहिए हम लोगों को भी मार्क्स चाहिए, तभी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, करेंगे। अच्छा सोच रहे हो भाई, देखो दूसरे चैनल वाले नहीं कहते हैं, प्लीज मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जितनी बड़ी मान सकते हो उतनी बड़ी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब वोल्टमीटर हर किसी का अपना है, ठीक है। अगर सभी के लिए इंडिविजुअली वोल्टमीटर लगाना तो लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, पर लगाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ इसका ये V1 देगा, ये V2 देगा, ये V3 देगा, ये सारा कुछ मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट करना भी सिखा दिया आपको। ओके, अब बात करते हैं, सर्किट डायग्राम हो गया, बैटरी हो गई। अब कहते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे पहला तो वही V=IR, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल याद होने चाहिए, जैसे V1=I1R1, V2=I2R2, V3=I3R3, ठीक है। ऐसे सारे याद होने चाहिए। और आपको ये क्लियर होना चाहिए थर्ड, इन सभी में जो कॉमन चीज होती है वो पोटेंशियल होता है, V1 V2 V3 ऑल आर V, मतलब सभी V है पोटेंशियल। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन है कि सभी का, जैसे डायग्राम देख रहे हैं, सभी का जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, इन तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस होगा उसे Rp से भी दिखा देते हैं, 1/Req इक्विवेलेंट से भी दिखा देते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस पे पूछ रहा है, इक्विवेलेंट भी पूछ लेता है, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3, पैरेलल का फॉर्मूला याद हुआ। मींस इसका टोटल ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे गलती करते पेपर में क्या करते हैं, Rp कर देते हैं, इन्हें 1/1 में ऐड कर देंगे, फिर कहते हैं मार्क्स कहां कट गए, तो मार्क्स पता चले कहां कट जाते हैं, मार्क्स गलती पे कट जाते हैं। तो 1/Rp, देखिए मैंने बल्ब को दिखाया कैसे कैसे कनेक्ट किया है। इस बार बल्ब के जो एंड थे, हमने वायर्स को मिल लिया था, दो वायर कॉम्बिनेशन में थी, ठीक है। ये सोर्स बैटरी है मेरा, तो एक वायर इधर गई, एक वायर इधर गई। अब इधर वाली वायर से इन तीनों की अलग अलग वायर ली, और तीनों की वायर को लेके जॉइंट बनाया आपने, जॉइंट बना के इस वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे इधर के तीनों का जॉइंट लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हो किसी के लिए भी, तो आप पैरेलल वाला सर्किट जनरेट करते हैं, और पैरेलल सर्किट में जितने भी पोटेंशियल होते हैं, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, वो सभी रहेंगे सेम किसके, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। और सीरीज में वही था कि सीरीज में बैटरी से निकलने वाले करंट के इक्वल होते हैं, सभी करंट इक्वल होता है सीरीज के अंदर। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम आना चाहिए, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, पूरा डायग्राम ड्रॉ है कि R1 R2 R3, मतलब मैंने उस देखो आपको कह रहा हुआ बल्ब, जो सर बल्ब है वो तो हॉरिजॉन्टल है, और आपने ये लगा दी वर्टिकल। बेटा ये बुक का डायग्राम है, समझ रहे हैं ना, बुक में डायग्राम का बल्ब को बल्ब नहीं दिखा के रेजिस्टेंस दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लगाने के लिए ऐसी वायर का कनेक्शन तो तुम दो मोटर का भी लगा सकते थे, दो टीवी सॉकेट्स का भी लग सकता है, मोबाइल चार्जर का लग सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें जो ऐसे लगाई जाती हैं। तो इसका मतलब वो सभी आर होते हैं बच्चों आपके, ठीक है। और जो फिजिक्स में आर दिखाया जाता है उसका सिंबल ये होता है, क्लियर। तो R1 R2 R3 3 मैंने ले लिए हैं, सभी में I1 I2 I3 कर दिया। क्यों? जब यहां से सिंगल करंट निकल के गया था, इस करंट को पानी की तरह देखें तो कितने रास्ते होंगे, 1 2 and 3, इसलिए मैंने I1 I2 I3 कर दिया है। इसके साथ मैंने सभी का एक कॉम्बिनेशन पैरेलल पोटेंशियल लिया है। अब ये पोटेंशियल इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सभी के सेम होगा। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 12 वोल्ट होगा, इसके अंदर भी 12 वोल्ट होगा, इसके अंदर भी 12 और इसके अंदर भी 12। इतना आपको याद रखना है। एमीटर मैंने लिया, देखिए पॉजिटिव का एमीटर यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, इधर का पॉजिटिव इधर की तरफ
दिखा रहा है, की वगैरह मैंने दी है, ये आपको आना चाहिए। अब देखते हैं कुछ याद होने चाहिए, ओम्स लॉ याद होना चाहिए, I1 I2 I3 कैसे होने चाहिए, V/R1 V/R2 V/I3। मींस मैंने जो कहा था सभी के पोटेंशियल क्या है, सेम, 1/V2 V3 ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। दूसरा, जब कभी भी इन्हें आप करंट को टोटल सर्किट में निकालोगे, इन तीनों को टोटल करंट कितना होगा, तो तीनों ऐड होके ये I देंगे, तो I का फॉर्मूला हो जाएगा I1 I2 और I3। ये देखो मैं भूल गया था। और एक पूरे सर्किट का I कितना होगा, पूरे सर्किट का I होगा टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो 1/Rp वाले फॉर्मूले से, यहाँ वाले फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला फॉर्मूले से निकालेंगे। Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चंस की प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल सभी डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। आप हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा डाटा मिलेगा वहां टाइम टू टाइम। ओके, अब चलते हैं आगे, जो बातें याद करनी है। इन दिस कॉम्बिनेशन जो करंट होगा अक्रॉस द कंपोनेंट वो डिफरेंट होगा, मींस इन तीनों के अंदर अलग अलग करंट चलेगा, इसका I1, इसका I2 और इसका I3। बट पोटेंशियल डिफरेंस एवरी कंपोनेंट इज सेम। इसके अंदर जो भी पोटेंशियल होगा इन तीनों के अंदर वो बैटरी वाला पोटेंशियल ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, इफ द रेजिस्टेंस R1 R2 आर द कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे पैरेलल में कनेक्शन कैसा होता है वो आपको मैंने ऊपर दिखा दिया तीनों का। तो बात कर रहा है कि उसका जो बैटरी का पोटेंशियल V होगा, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/R3। और ये R1 बच्चों ऐसे बेस में लिखा गया, नहीं कि उसके साथ, जैसे इसमें तो साथ में दिखाई दे रहा है, उसके लिए मिस्टेक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लो ऑफ वेट ऑफ जो ट्रॉली मतलब गाड़ीज को दिखा रहा है कि कह रहा है एक सिंगल रजिस्टर क्या होता है। सिंगल मतलब एक ही रजिस्टर, सिंगल सर्किट का मतलब ये है एक बैटरी और एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस, सिंगल सर्किट। अब ऐसे 3 सर्किट लगा दिए 1 2 3 और ऐसे फिर 3 लगा दिए 1 2 3। तो देखिए ये सिंगल सर्किट रेजिस्टेंस था। इसमें क्या था कि सभी गाड़ियों को इस वाले रास्ते से होके निकलना पड़ रहा था, जिसमें बैरियर एक ही था। बैरियर मतलब इन गाड़ियों को रोकने वाला बस एक स्टॉपेज था। बट जैसी सीरीज में देखिए, सीरीज में सभी R1 R2 और R3, इसको देखिए इनमें क्या हुआ, जब गाड़ियां कार से यहां से निकली थी तो 3 बैरियर्स है जो इन्हें बार बार रोकेंगे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, सही पकड़े हैं, इसको और देख लीजिए एक बार। अब इनमें देखिए, इनमें क्या है कि गाड़ियां आई सभी अपने अपने बैरियर से चली गई और एक गाड़ी को एक ही बैरियर को सामना करना पड़ा, जहां एक गाड़ी को 3 बैरियर का सामना करना पड़ा। मतलब रेजिस्टेंस को तो आप समझ ही गए हैं, जो अपोज करता है करंट का। मान लो करंट का पार्टिकल आ रहा था तो करंट के पार्टिकल को 3 बार रोका गया। और इसमें देखिए किसी में से भी वो एक में से निकल सकता था। जैसे मान लो ब्लू वाली कार तो यहां से निकली तो मतलब सिंगल टाइप का अपोज हुआ। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसमें होगा, सीरीज में, और सबसे लोएस्ट किसमें होगा, वेरी गुड, पैरेलल में। बहुत सही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो मतलब 3 रजिस्टर इन प्लेस इन पैरेलल, ये मतलब आपकी यूनिक लाइन से दिखाया था। बैरियर मांग सकते हैं आप लोगों ने, तो आपको यहां से क्लियर किया है। वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। अब करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि दिखाई दे रहा है सारा कुछ सिस्टम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मेंटेन द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मतलब कहता है कि जैसे वायर्स हैं, इनमें सभी में करंट फ्लो कर रहा है, जो सर्किट है मेरे लिए, बड़े वाले सर्किट है ना कि छोटे वाले सर्किट। तो कह रहा है इन सर्किट में अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जो काम होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। मतलब इसमें लगातार काम कर, मतलब करंट को लगातार भेजने के लिए जो एनर्जी यूज होगी उसे कहेंगे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होती है, आप पहले भी कर चुके हैं, H इक्वल टू E। इसका डेरिवेशन किया था हमने, याद है आप, H इक्वल टू I स्क्वायर RT किया था ना। तो उसमें हमने बताया था W इक्वल टू H, H इक्वल टू E। ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेफिनेशन क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक पावर मतलब P का फॉर्मूला होता है, पहले तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी बाय टाइम। तो इसे एनर्जी पर यूनिट एनर्जी पर डेफिनेशन बना देते हैं। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एनी सर्किट इज डिफाइंड एज
इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऐसे कर लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। आई होप वो तो फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले से हमेशा डेफिनेशन बनाते आए हुए थे, तो ये आपको क्लियर हुई। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पावर की। तो यहाँ इक्वल साइन बीच में लेना था बच्चों, मैं भूल गया, उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। और पेरेंट पे बेचारे माफी क्यों मांगते हैं सर, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ रहा है, बट बेटा क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लेते हुए इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन एनर्जी, जो अभी मैंने बताया P इज इक्वल टू E बाय T फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या है कि देखिए आप सारा कुछ एनर्जी किसमें पढ़ते हैं, याद कीजिए V, I और R। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ा, V को पढ़ा, पोटेंशियल को पढ़ा, I को पढ़ा, R को। तो अब हम टारगेट बनाते हैं Q को चेंज करने का इन चीजों में, तो देख लेते हैं कैसे चेंज किया है, मैं सारा कुछ दिखा देता हूं। ओके, जैसे आपको पता है P इज इक्वल टू व्हाट, जो 9th क्लास में पढ़ा था आपने, P इज इक्वल टू व्हाट, W बाय T पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम 9th क्लास में। ठीक है, बट मैंने कहा योर वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी, तो W को किसमें चेंज कर दिया, E में। ठीक है, तो अब जो एनर्जी है जिसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, तो क्या होती है, वॉट। अच्छा, ये तो सुना सुना सा लग रहा है, कहां सुना है, घर के एप्लायंसेस पे नाम सुना तुमने। सारा कुछ अभी डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा लास्ट तक वीडियो में बने रहिए यूनिट वगैरह को लेकर। अब आता है क्वेश्चन 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। 1 वोल्ट मतलब 1 W, 1 वोल्ट मतलब 1 W, तो 1 W क्या होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की क्या है, सेकंड। ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं दोबारा से। हमारा क्लियर था, पहले बोलेंगे यूनिट का नाम, बाद में बोलेंगे डेफिनेशन में क्वांटिटी का नाम। Q मतलब क्वांटिटी, U मतलब यूनिट। बोलिए, देखिए 1 वोल्ट मतलब 1 यूनिट वोल्ट, 1 को यूनिट बोलते हैं डेफिनेशन में। यूनिट वोल्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज यूनिट जूल किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट सेकंड टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको बनाना आया होगा। यूनिट वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज यूनिट जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम टेकन। तो ये आपको बनाना आया W, ये इतना क्लियर हुआ। अब डेरिवेशन देख लीजिए, मतलब मैं चाहता हूं कि जो मेरा P है जो E बाय T में सिंपल सा तरीका बना हुआ है, मैंने अभी सब सारा ध्यान से देखिए V और I सिखाए हैं आपको। ठीक है, तो आप चाहोगे ये E भी किसमें चेंज हो जाए, V, I और R में। तो अब नया है आपका डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को नए फॉर्मूले में डिफाइन करना। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए W इज इक्वल टू आपने पढ़ लिया है VQ, पढ़ा था, याद है, नहीं पढ़ा, याद है। V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, WQ, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, सही है ना, बहुत बढ़िया। और I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, Q बाय T पढ़ा था ना, तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा IT। तो मैंने क्या किया, यहां से Q को हटा दिया, जैसा कि अभी IT सॉल्व किया, तो VIT हो गया, उसे यहां पर रख दिया। तो आप लिखेंगे एज वी नो इलेक्ट्रिक वर्क डन इन टर्म ऑफ VI एंड T। आप ये तो समझ गए हैं ना, VIT क्यों बना रहा हूं, इस डेरिवेशन को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला कहीं मतलब जो एनर्जी में ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने किस में पढ़ा है, VIT में। मतलब मैंने जितनी भी अभी तक ऊपर पढ़ाई की है वो VIR की है। ठीक है, तो उसकी तरफ मैं कंफ्यूज चेंज कर रहा हूं। तो ये हो गया VIT। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है W अपॉन T। W का फॉर्मूला ये ऊपर वाला आ जाएगा VIT अपॉन T। ओके, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या बचेगा, VI। मतलब अब पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल और करंट में डिराइव हो चुका है। ये आपका मोटिव था कि पावर आपकी पोटेंशियल और करंट में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अगर आप इसमें ओम्स लॉ डाल दें, जैसे V इक्वल टू IR, तो ये V हट जाएगा, यहां से यहां क्या आ जाएगा, IR का एक I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आया। मतलब P के दो फॉर्मूले बन चुके हैं, एक फॉर्मूला बन चुका है VI और दूसरा वाला बन चुका है I स्क्वायर R। तीसरा बना लेते हैं, जो बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस I को रिप्लेस कर दूं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR होता था, तो I को क्या करेंगे, लात मारो A में, सॉरी R में, वो गिरा I के नीचे, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय R। इस V बाय R को यहाँ I वाले में चेंज कर देता हूं, तो क्या फॉर्मूला मिलकर आएगा मुझे, देखिए P इक्वल टू V बाय R का स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर है, ये R कट जाएंगे तो कितना बचेगा, V स्क्वायर R, सॉरी नीचे R बचेगा, ना कि ऊपर R बचेगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो तीसरा फॉर्मूला पड़ा V स्क्वायर बाय R।
ये सभी फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है बचने की बचाने की। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आपको काफी इजी पड़ जाएगी यूनिट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दैट कैन बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विदाउट डैमेजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस की रेटिंग होती है, शायद आपने नहीं सुना होगा, तो वो क्या होती है कि अगर आपका सर्किट डैमेज ना हो उसको कहा गया है। फ्यूज हमारा रह गया है, फ्यूज क्या होता है वैसे बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव करने वाला इंश्योरेंस होता है हम लोगों के पास, कि मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी ले लीजिए, जैसे ये वाला सर्किट ले लिया, ठीक है, यहाँ एक मतलब बल्ब ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ बहुत सारी वोल्टेज आपने लगाई तो बहुत सारी वोल्टेज ऐसे इसके अंदर जाएगी। मैंने कहा कि टीवी था, क्या था टीवी, तो इसके अंदर सारा करंट जाएगा, तो यहाँ एक फ्यूज लगा दो, क्या लगा दो इसके पहले फ्यूज, तो फ्यूज क्या करेगा खुद ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने पर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। 8th क्लास में पढ़ लिया था ये, हाँ 8th क्लास में, सर 8th क्लास में तो हमें पता ही नहीं था, साइंस में कुछ है बेटा, आपको नहीं पता था बट आपने पढ़ा था। अगर वायर ब्रेक हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। घरों पे भी होता है, कितनी बार वायर ब्रेक होती है हमारे घरों में, टूट जाती है आंधी तूफान में, तो अक्सर आपने देखा करंट बंद हो जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। आप देखिए जो आपको याद होना चाहिए, 1 किलोवाट आवर पूछता है। देखिए अब एक बात सुनना, गवर्नमेंट को हम 2 तरीके के रुपए देते हैं, रुपए, ठीक है, एक रुपए देते हैं बिल में, किसमें देते हैं, बिल के अंदर, ठीक है, बिल के अंदर, और एक देते हैं अप्लायंसेस पे, किस पे, अप्लायंसेस, ठीक है, अप्लायंसेस पे देते हैं। अब देखिए जो जो अप्लायंसेस होता है आपका, वो क्या होता है, वो तो सभी को पता है, कौन सी बड़ी बात है, अप्लायंसेस तो हम चारों तरफ मिले हुए हैं सर, मोबाइल पे अप्लायंस है, हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। देखिए जो बिल होता है, बिल हमारे पास जो घर पे आता है, खजाना वहां पर यहाँ पर कुछ लिखी होती है, वो लिखी होती है यूनिट्स, क्या लिखी होती है, यूनिट्स, ठीक है, जैसे कि वहां भी 1200 यूनिट। अब 1200 यूनिट का आपको रुपए दे दें, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आपके अप्लायंसेस क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपके अप्लायंसेस क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी। मींस देखिए हम लोग भी अगर काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ जो भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एनर्जी। इसका मतलब हम गवर्नमेंट को जो बिल में रुपए देते हैं वो एनर्जी के यूज के देते हैं, हमने कितनी एनर्जी यूज की, ठीक है। अब एनर्जी की यूनिट क्या पढ़ा दी मैंने, जूल, क्या पढ़ा दी, जूल, ठीक है। अब जो जूल मैंने तो पढ़ा दी, बट देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, जो कोई भी ड्रिंक आपने अगर पी हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पीजिए, उसमें ना पीछे इंग्रेडिएंट करके एक ऑप्शन होता है, उसमें एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरीज लिखी होती है। डाइटिंग वाले हो क्या, कैलोरीज के नाम से एकदम तुरंत खड़े हो गए, सॉरी कैलोरीज के नाम से एकदम तुरंत हो गए कि हाँ कैलोरीज तो सर हमने बहुत बर्न की है, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम मोटे हो गए, तो वो बात अलग है, ठीक है ना, वो भी एनर्जी आती है, वो भी एनर्जी कैलकुलेशन में आती है। तो मेरा कहने का मतलब है वहां कैलोरीज में, यहाँ जूल में, और यहाँ किलोवाट आवर में आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो 3 नाम क्यों, ये 3 नेम क्यों, तो बच्चों क्या है कि नेम बेशक 3 हो, इन सभी को कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल होता है बच्चों, ऐसे 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। नहीं है बात समझ में, अभी समझा दूंगा। मींस इस एनर्जी जूल को, कैलोरीज को भी जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, किलोवाट आवर को जिसे यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जूल में इतना होता है, ऐसे 1 कैलोरी जूल में इतना होता है, सभी को चेंज किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट को बिल दे रहे हैं वो यूनिट्स का दे रहे हैं, और वो यूनिट्स किसमें लिखी होती है, किलोवाट आवर, ना कि जूल में। इतनी बात क्लियर होगी, हाँ सर थोड़ी हो गई, चलो कोई नहीं, थोड़ी सही है। अब देखिए अप्लायंस खरीदते हैं, अप्लायंस में जो हम देते हैं वो रुपए देते हैं किसके लिए, पावर के लिए, क्यों, देखिए अभी दिखा देता हूं, उसमें वॉट लिखा होता है, जितने भी अप्लायंसेस आप खरीद के लेके आएंगे उसका भी एक स्पेसिफिकेशन बना होता है, उसमें वॉट लिखा होता है, क्या लिखा होता है, वॉट। मेरे पास डायग्राम में मैं दिखा दूंगा, इज इट क्लियर, ओके दिखाई देता हूं, देखिए फिर बाद में कौन याद रखेगा। जैसे कि मेरे पास एक एसी है जो खरीद के आया है, इसमें ध्यान से देखिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन था जिसे मैंने जूम करके दिखाया है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट, डब्ल्यू लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डब्ल्यू, यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है 500
वॉट कूलिंग कैपेसिटी। अब कोई बच्चा कहेगा कूलिंग कैपेसिटी तो पावर हुई होगी बेटा, अगर वॉट लगाया तो पावर लगी है। तो इसका मतलब हमने एक ऐसी खरीदा जिसकी कैपेसिटी वॉट से देखी गई थी, वॉट से मतलब पावर से। तो जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं सभी अप्लायंसेस अलग अलग पावर्स के हैं। ये रेटिंग्स मैंने उसकी दिखा रखी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग गवर्नमेंट को रुपए किस चीज के देते हैं बच्चों? पावर के, ठीक है। पावर मतलब अप्लायंसेस खरीदते हैं, अप्लायंसेस मोबाइल हुआ, हीटर हुआ, कूलर हुआ, बल्ब हुआ, सभी। और ये सभी क्या यूज करते हैं? एनर्जी। एनर्जी का जो बिल आता है वो जाता है यूनिट्स में। यूनिट्स का होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं पढ़ लेते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? देख ले, कोई डाउट हो बच्चे तुझे? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट कैसे करते हैं? किलो को 1000 कहते हैं बच्चों। मतलब 1 किलो को वर्ड में मतलब वर्ड में तो 1 किलो का आ गया, नंबर में उसे सेम आपका 10,000 का। जैसे एक सेंटी में कितना 10 - 2 होता है, ठीक है। तो k का 1000 आ गया। w एज इट इज आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, 3600 सेकंड। सेकंड और वॉट को अलग ले लिया। p E/T पढ़ा था ना अभी, याद है? e को निकालोगे तो कितना होगा? P/T = E। p की यूनिट क्या? w। टाइम की यूनिट क्या? सेकंड। और इसकी क्या? जूल। तो 1 जूल = 1 वॉट सेकंड भी होता है बच्चों। तो मैंने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया 36, 2 जीरो ये 3 जीरो ये वॉट सेकंड। वॉट सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? किस में? जूल में। अभी बताया ना, यहाँ से वॉट सेकंड को नीचे से जूल में कन्वर्ट कर दिया। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे पहले तो 10⁵ 36 10⁵ मैथ्स में एक आपको सिखाई जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म 6th क्लास से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि अगर आप ऐसी पावर में किसी चीज को भी लिख रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि एक नंबर को, होल नंबर को आगे ले लीजिए 0 से 9 तक, इसी होल नंबर को, और उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मैंने 3.6 लगा दिया बच्चों, 3.6। और इसका मतलब जो पॉइंट लगा है इसका 0 बढ़ाया घटा होगा जो इसके अंदर बढ़ेगा, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? जूल। कैसे? देखिए मैंने क्या किया, 36 को 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। इस वाले को तो यूज कर दिया पॉइंट में, ये वाला कहां गया? ये वाला इसमें ऐड हो गया। तो 10⁻36 मतलब 1 किलोवाट आवर 3.6 10⁻6 जूल ये ड्रॉ करना आना चाहिए। और इसी को 1 यूनिट कहा गया है। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल्स में और ढंग से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। इतना अभी हामी के लिए कर दो, बाकी मैं देख लूंगा, आपकी टेंशन नहीं है। क्लियर है?